Welcome to my channel Knowledge Box. I am Rima, your facilitator. So today we are going to start with Panorama 1, Chapter 2 Yati. So this is a very interesting story, very interesting, and this has been taken from the mythological book of Mahabharata, okay, from our mythologies, okay, and it's going to be very important for the students who are going to appear for BPSC teacher recruitment. And in this video we are going to share the critical appreciation, the critical points, and all the important points in the story. Whatever important things will be in the story, we'll try to cover it up. And please do not skip my video and watch. If you want to gain some enlightenment, if you want to gain some knowledge, please do watch from the beginning till the end, otherwise you'll not understand anything. It is a type of story. If you'll skip, you'll miss the story, so please don't do that. Let's start the story. This session will be bilingual, both in Hindi and English. Don't worry about that, it will be bilingual. Let's start. First, something has been given about the text, okay, from where it has been taken. We'll do it first and then we'll go to the main chapter. The story from the Mahabharata has been taken from Spiritual Stories of India. तो ये कहाँ से लिया गया है? ये महाभारत का स्टोरी जो है स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया से लिया गया है. कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चारमन लाल एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीज़न. और ये कंपाइल किया गया है, असेंबल किया गया है चारमन लाल और पब्लिश किया गया है पब्लिकेशन डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यह पब्लिकेशन किया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है. दिस स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी. तो ये इंग्लिश में लाया गया है सी राजगोपालाचारी के द्वारा, ओके, यति. नाउ लेट्स मूव टू द टेक्स्ट. Emperor Yati was one of the ancestors of the Pandavas. अब सबसे पहले ही लाइन में हम लोगों को मिल जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट लाइन. ये कौन थे एम्परर याति? एंसेस्टर्स ऑफ द पांड्यास, ओके, पांडवास के एंसेस्टर थे, पूर्वज थे. अब ये जो स्टोरी है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन नैरेटिव में है, थर्ड पर्सन नैरेटिव है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है. ही हैड नेवर नोन डिफीट. अब एम्परर के बारे में डिस्क्राइब किया गया. तो सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक क्या थे? एंसेस्टर थे पांडवस का. ये पॉइंट 1 है. सेकेंड, ही हैड नेवर नोन डिफीट. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार कभी नहीं देखी थी. ही फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द शस्त्रास. और वो क्या फॉलो करते थे? शस्त्रास का जो भी था, वो एक ब्राह्मण थे बट फिर भी वो किंग बने, ठीक है. शस्त्र वगैरह को वो एडोर करते थे. एडोर द गॉड्स एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स विथ इंटेंस डिवोशन. अब वो जो इतने भी गॉड्स हुआ करते थे उन्हें वो एडोर करते थे, उन्हें रिस्पेक्ट करते थे. कि वेनरेटेड का मतलब होता है रिगार्ड विथ रिस्पेक्ट. ही बिकेम फेमस एज अ रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है. इसका कैरेक्टर स्केच बन सकता है जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसा राजा थे, ठीक है. यति कैसे थे? वो फेमस थे. क्यों फेमस थे? एज अ रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. वो ऐसे रूलर थे जो अपने लाइफ को डिवोट किए थे वेलफेयर, भलाई के लिए. देखिए किसकी भलाई के लिए? ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स क्या होती है? प्रजा, ठीक है. प्रजा को हम लोग सब्जेक्ट्स बोलेंगे. He became prematurely old by the curse of Sukracharya for having wronged his wife Devyani. अब उन्हें एक श्राप मिला था, ठीक है. कर्स मतलब होता है श्राप. किससे श्राप मिला था? शुक्राचार्य से श्राप मिला था, ठीक है. अब वो श्राप क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की, किसने? जो एम्परर यति है, उन्होंने अपनी वाइफ जिनका नाम देवयानी था उनके साथ कुछ गलत किया था. क्या गलत किया था? वो डिसऑनेस्ट थे, ओके. वो डिसऑनेस्ट थे अपने वाइफ के प्रति. इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत. अब जो महाभारत में जो पोएट थे उन्होंने क्या बोला? यति अटेन्ड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स मिजरीज. अब महाभारत में पोएट किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं यति का जो कर्स मिला था उसको किस तरह से
डिस्क्राइब करते हैं। यति अटेन द ओल्ड एज। अब यति क्या है, वो उन्हें ओल्ड एज मिला, ठीक है, अटेन किए वो, विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज। तो जो ओल्ड एज आता है वो क्या करता है, सबसे पहले आप लोग कोई भी एक ओल्ड इंसान को अगर देखते हैं तो आप उसका इमेज देख सकते हैं कैसा है। रिंकल्स हो गए उसके फेस पे, बाल सफ़ेद पड़े हुए होंगे, दांत नहीं रहेंगे, होंगे भी तो बहुत टूटे होंगे, इस तरह का होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल फेस तो आप नहीं बोल सकते, ठीक है, फेस ख़राब हो जाता है। और मिजरीज, माना जाता है कि जो ओल्ड एज होता है वो लास्ट स्टेज ऑफ चाइल्डहुड होता है, ठीक है। जैसे ही एक चाइल्ड को हम लोग को पैम्पर करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, उसी तरह से ओल्ड मैन को भी उसी तरह से देखभाल करना पड़ता है। अब मिजरी इसलिए बोला गया क्योंकि वो इतने बड़े हैं, फिर भी जैसे कि छोटा बच्चा है वो टॉयलेट पॉटी करता है तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। पर ये ट्रूथ है, अगर एक बड़ा इंसान आप बेड पे पड़ा रहता है तो उसके जो भी सेवा करता है उसके लिए जो इंसान को प्रॉब्लम होती है वो उसे बहुत ही मिजरी फील होता है, बहुत ही दुख फील होता है कि वो इतनी ही ख़राब कंडीशन में है, इसीलिए वो हमेशा अपने डेथ की ही प्रार्थना करता है। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ विगरस यूथ सडनली ब्राइटेड इनटू एज। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ विगरस यूथ। अब यह था वो विगरस यूथ में था जहाँ पे पूरा एनर्जी है, पूरा स्पिरिट, हाई स्पिरिट है, पूरा फुल ऑफ एनर्जी है। वो यूथ स्लाइटली क्या होता है, ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसे एक कर्स मिला था शुक्राचार्य के द्वारा। ओके, वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एसेंचुएटेड बाय पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन। अब जहाँ पे हॉरर्स ऑफ लॉस है वो एसेंचुएट होता है। एसेंचुएट होना मतलब होता है नोटिस होना, ठीक है। नोटिस किससे होता है, पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन। जो पैंग्स होता है, जो पेनफुल इमोशन होता है, ठीक है, पेनफुल इमोशंस का रिकलेक्शन, ठीक है। ये एज जब कोई अटेंड करता है तो अपने जो भी पेनफुल थिंग्स है उसका जब रिकलेक्शन करता है, जो उसको याद करता है तो उसे और ही बुरा लगता है। तो कि यूथ में कैसा था, अभी वो कैसा है, वो सारे कुछ वो जब सोचता है तो उसे बहुत ही बुरा फील होता है। यति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिज़ायर फॉर सेंसुअल एन्जॉयमेंट। अब यति जो खुद को अब क्या महसूस कर रहा है, खुद को सडनली वो क्या फील कर रहा है कि वो एक ओल्ड मैन है। अब फील ही नहीं कर रहा है, वो सच में एक ओल्ड मैन में बदल गया था। वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिज़ायर फॉर सेंसुअल एन्जॉयमेंट। अब वो फिर भी उस ओल्ड एज में भी उसका एक डिज़ायर था सेंसुअल एन्जॉयमेंट के लिए, सेक्सुअल प्लेजर के लिए, ठीक है। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स ऑल वर्चुअस एंड अकम्प्लिश। तो उनके पास 5 ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे, सुंदर, स्वस्थ बच्चे थे और सब, ठीक है, सारे के सारे वर्चुअस और अकम्प्लिश थे, गुड मॉरल वैल्यूज़ के साथ, खुद वेल सेटल थे, ठीक है। यति कॉल देम एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन। अब वो उन सबको बुलाएं, ठीक है, उन सबको बुलाने के बाद बहुत ही अफेक्शन के साथ, ठीक है, बहुत ही अफेक्शन के साथ उन्होंने अपनी कर्ज के बारे में बताया, ठीक है। द कर्ज ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज़ मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड। वो बताते हैं जो आपके ग्रैंडफादर है, जो देवयानी थी, वो शुक्राचार्य की बेटी थी, ओके, इसलिए वो उनके क्या थे, उनके बच्चों के ग्रैंडफादर थे। कौन थे, शुक्राचार्य उनके ग्रैंडफादर थे। और शुक्राचार्य ने ही अपने दामाद को, मतलब यति को, एक कर्ज दे दिया था कि वो एक ओल्ड मैन में तब्दील हो जाएंगे, प्रीमेच्योरली ओल्ड। प्रीमेच्योरली का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वो अभी कब इंसान ओल्ड होता है, तो जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होता है, तब एक सीक्वेंस में लोग ओल्ड होता है। पर ये प्री मैच्योर, आप लोगों ने प्री मैच्योर बेबीज़ देखा है जो समय से पहले ही, तो यहाँ पे भी वो समय से पहले ही बूढ़े हो गए थे, इसलिए इसे प्री मैच्योरली ओल्ड बोला गया है। तो वो अपने कर्ज के बारे में अपने बच्चों को बताते हैं। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ जॉयज़ ऑफ लाइफ। अब वो बताते हैं कि मैंने अपने लाइफ में जितने भी जो जॉयज़ होते हैं वो सब अटेन नहीं किया है। वो अटेन करने से पहले ही क्या हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, वो भी प्री मैच्योरली, ओके। फॉर नॉट नोइंग वाट वॉज इन स्टोर फॉर मी। अब वो बोलते हैं कि हम, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे लाइफ में क्या स्टोर था, मेरे लिए क्या बना हुआ था, मेरे लिए क्या लिखा गया था। मैं समय से पहले ही बूढ़ा हो गया और जितने भी जो वर्ल्डली प्लेजर्स थे, जितने भी जॉय थे लाइफ के, वो सब मैं देख ही नहीं पाया। वन ऑफ यू ऑट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। अब वो पाँचों बच्चों को बोलते हैं कि आप में से कोई एक ऑट टू मीन्स एक मॉरल कंपल्सन, ये एक तरह का मॉडल है जो हम मॉरली
कंपल्सरी थिंग्स में यूज़ करते हैं। ओके, ऑट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। तो वो बोलते हैं 5 बच्चों को में से कि कोई एक उन 5 में से अपना जवानी मुझे दे देगा, अपना यूथ मुझे दे देगा, और रिटर्न में वो क्या होगा, ओल्ड एज मेरा वो ले लेगा। He who agrees to this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom. I desire to enjoy life in full vigor of youth. अब वो बोलता है कि जो मुझे अपना यूथ देगा, अपनी जवानी देगा और मेरा बुढ़ापा ले लेगा, उसे क्या होगा, मैं अपने किंगडम का रूलर बना दूंगा, अपना राजा बना दूंगा। आई डिज़ायर, और मैं क्या डिज़ायर करता हूँ, मेरी क्या इच्छा है, मैं अपनी जवानी को पूरा एंजॉय करना चाहूँ विथ फुल वीगर, पूरा स्ट्रेंथ में, फुल ऑफ एनर्जी में अपनी जो जवानी है उसे एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ये सारे कंडीशंस अपने बेटों के लिए रख दिए। ओके, ये सारे कंडीशंस अपने बेटों के लिए रख दिए। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने पहले बच्चे को, एल्डेस्ट जो सबसे बड़ा है, उनके साथ बिडिंग की। ओके, ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बिडिंग। द सन रिप्लाइड, ओ ग्रेट किंग, women and servant will mock at me if I were to take upon myself your old age। अब वो जो एल्डेस्ट सन है, सबसे बड़ा है, वो बोलता है कि अगर मैं आपका ओल्ड एज ले लूँगा तो जो विमेन है, जो औरतें होंगी और जो सर्वेंट्स होंगी, वो मुझे मॉक करेंगे, मुझ पर हंसेंगे। मॉक करना मतलब मुझ पर हंसेंगे। और वो किस बात पे हंसेंगे, मेरे ओल्ड एज पे मुझ पे हंसेंगे, ओल्ड एज के कारण मुझ पे हंसेंगे। आई कैन नॉट डू सो। अब वो साफ साफ इनकार कर देता है, बोलता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ओके, आस्क फॉर माई यंगर ब्रदर्स हु आर केयर टू यू दैन माई सेल्फ। अब वो बोलते हैं कि मेरे जो छोटे भाई लोग हैं उनसे आप पूछिए, और वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं आपका। ठीक है, जब भी कोई बीमार पड़ता है, जब भी कुछ होता है घर में, तो वही ज़्यादातर ध्यान रखते हैं चीज़ों का, इसलिए आप उन्हीं से ये बात पूछिए। When the second son was asked, he gently refused with the word। अब पहले वाला तो रिफ्यूज़ कर दिया, अब सेकंड चाइल्ड था, उनके पास जब गए तो वो रिफ्यूज़ करके बोलता है, फादर यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी बट ऑल्सो एज आई सी विजडम। अब वो जो दूसरा बच्चा वो बोलता है कि आप तो मुझे बोल रहे हैं कि ओल्ड एज ले लेने और अपना यूथ दे देने, पर आपको पता है फादर कि ओल्ड एज क्या करता है, खाली ये स्ट्रेंथ को, जितना भी हमारे स्ट्रेंथ को ही नहीं मारता है, बट हमारी जो ब्यूटी है उसे भी डिस्ट्रॉय करता है। हमारे स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारी ब्यूटी को भी डिस्ट्रॉय करता है। और मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, ये बच्चा बोलता है, ठीक है, जो दूसरा बच्चा था वो बोलता है कि जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, विजडम जो नॉलेज होती है लोगों की, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो। अब जो ये सेकंड सन है वो भी बोलता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं ऐसा काम कर सकूँ। अब देखिए, इस स्टोरी के थ्रू हमें जो ओल्ड एज के बारे में जो बताया गया है, बहुत ही डीपली बताया गया है ओल्ड एज के बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंस, उसमें होता क्या है एक्चुअली, ताकि हम लोग पैसे के पीछे ना भागे, हम लोग प्लेजर्स के पीछे ना भागे। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ओल्ड एज हर किसी के लाइफ में आने वाला है, हर किसी के लाइफ में आने वाला, और ये एक ऐसा पेनफुल स्टेज है जहाँ पे अपने भी हाथ छोड़ देते हैं। ओके, द थर्ड सन रिप्लाइड। अब सेकंड चाइल्ड के पास गए, सेकंड चाइल्ड भी वो बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ओल्ड एज में ना ही स्ट्रेंथ रहेगा, ना ही ब्यूटी रहेगा, साथ ही साथ क्या होगा, विजडम भी नहीं रहेगा, नॉलेज भी नहीं रहेगा हमारे पास, तो हम लोग उस तरह का काम नहीं कर सकते, मैं ये काम नहीं। अब जब थर्ड सन के पास फादर गए तो थर्ड सन रिप्लाई देता है, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट। वो बोलते हैं कि एक बूढ़ा आदमी ना ही हॉर्स पे राइड कर सकता है, ना एलिफेंट पे राइड कर सकता है। हिज स्पीच विल फॉल्टर। ओके, हिज स्पीच विल फॉल्टर मतलब स्पीच लड़खड़ाने लगेगी। ओके, What can I do in such a helpless plight? I cannot agree। अब ऐसे हेल्पलेस प्लाइट में, ऐसे हेल्पलेस पेन में, ठीक है, सफरिंग में, उस टाइम मैं क्या करूँगा। थर्ड सन बोलता है अगर मेरे साथ भी ऐसा होगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, तो ना तो मैं घोड़ा चला पाऊँगा, ना ही मैं हाथी पे बैठ सकूँगा, मेरी स्पीच भी होगी वो भी लड़खड़ाने लगेगी। उस हेल्पलेस सिचुएशन में, उस हेल्पलेस प्रॉब्लम में मेरा मैं क्या कर सकूँगा, मैं बिल्कुल ही क्या होऊंगा, मैं उस वक्त बिल्कुल ही हेल्पलेस होऊंगा, मैं क्या कर सकूँगा उस वक्त। आई कैन नॉट एग्री, मैं आपकी बातों को
बातों पे एग्री नहीं कर सकता। मैं आपके कहने पे अपना यूथ आपको नहीं दे सकता, ना ही आपका ओल्ड एज मैं ले सकता हूँ। द किंग ग्रू एंग्री व्हेन ही सॉ दैट हिज 3 sons had declined to do as he wished। अब वो जो किंग था वो बहुत ही एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। फोर्स ऑफ फादर है, उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, फादर का भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है अपने बच्चों का। वो सोचते हैं कि मैं जैसे अपने बच्चों को प्यार करता हूँ मेरे बच्चे भी मुझे वैसे प्यार करेंगे। पर यहाँ पे एक केस हुआ कि जब 3 बच्चे जिन्हें उन्होंने पूछा वो तीनों ही नाकार देते हैं, ठीक है। वो तीनों ही बोल देते हैं कि मैं ये ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज 4th son। अब वो 4th son के ऊपर होप करने लगा। टू होम ही सेड, यू शुड टेक up my old age if you exchange your youth with me, I shall give it back to you after some time and take back the old age with which I have been cursed। अब वो 4th son के पास जाता है। अब देखे कि पहला 3 son को जब वो बोले कि हम ओल्ड एज दे देंगे और अपना यूथ मुझे दे दो, तो वो नहीं माने। तो इस बार एक और चीज़ उन्होंने ऐड किया कि कुछ दिनों तक वो एंजॉय करेंगे यूथफुल डेज और उसके बाद वो रिटर्न कर देंगे। इस बात को लेके वो 4th son तक पहुंचते हैं, ठीक है। द 4th son बैक टू फॉरगिवन। अब वो 4th son था वो बैक करने लगा, वो माफ़ी मांगने लगा, माफ़ कर देने के लिए बोलने लगा, ओके। एज दिस वॉज अ थिंग ही कुड बाय नो मीन्स कॉन्सेंट। अब वो ऐसा चीज़ था, वो कोई भी कुछ भी कर लीजिए, वो कॉन्सेंट नहीं दे सकता, वो अपनी राज़ी नहीं दे सकता, वो नहीं मान सकता इस बात पे। एन ओल्ड मैन हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन। अब वो एक्सप्लेन करता है कि ओल्ड एज में क्या होता है। हम लोग देखते हैं जब आदमी बहुत ही बुरा हो जाता है तो उसे अपने काम के लिए, खुद के काम के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरे के पास जाना पड़ता है। इवन टू क्लीन हिज बॉडी, अपने बॉडी को भी क्लीन करने के लिए हम लोग सक्षम नहीं रहते अगर हम बहुत ही ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अ मोस्ट पिटिफुल प्लाइट। अब जो 4th son है उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ओल्ड एज को बोलते हैं पिटिफुल प्लाइट, बहुत ही बुरा सिचुएशन होता है, ठीक है। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर बट कुड नॉट डू इट। अब वो अपने पापा से, अपने फादर से प्यार तो करता है पर वो ये काम नहीं कर सकता, वो अपना यूथ अपने फादर को देकर उनका ओल्ड एज वो वापस नहीं ले सकता है, ठीक है। यति वॉज स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूज़ल ऑफ हिज 4 sons। अब वो बहुत ही स्ट्रक हो गए थे, बहुत ही सैड हो गए थे, ठीक है, बहुत ही चौंक गए थे अपने चारों सन के रेफ्यूज़ल के वजह से। उन्होंने चारों का चारों बच्चा उनका क्या था, वो रिफ्यूज़ कर गए थे कि वो ओल्ड एज नहीं लेंगे, ओके। ही पॉज फॉर सम टाइम एंड देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन हु हैड नेवर येट अपोज हिज विशेस। अब वो थोड़ी देर वेट की, ठीक है। कुछ समय के बाद वो अपने 5th son, उनके 5 बच्चे थे तो 4 ने तो रिफ्यूज़ कर दिया, वो 5th one के पास पहुँचे। अब बहुत देन सप्लिकेटेड बहुत ही हम्बली, ठीक है, बहुत ही प्यार से हम्बली उन्होंने अपने लास्ट सन से अपने बात को, ठीक है, पूछा, ठीक है। और वो जो लड़का था, लास्ट जो सन था, वो कभी अपोज नहीं किया था अपने फादर के विशेष का। जो भी उनके फादर बोलते थे वो हर एक विश को पूरा करता था। यू मस्ट सेव मी, आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विद इट्स रिंकल्स। अब वो बोलता है तुम मुझे बचा सकते हो, देखो मुझे ये ओल्ड एज मिला है और देखो मेरे रिंकल्स के साथ मुझे ये ओल्ड एज मिला है। डेबिली एंड ग्रे हेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। और पूरा डेबिली है, पूरा बॉडी वीक हो गई है, पूरा ग्रे हेयर से भरा हुआ है मेरा हेयर, और ये सारा कुछ हुआ है शुक्राचार्य का कर्ज की वजह से। आई कैन नॉट बियर इट। अब वो बोल रहे कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ओके। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज इन्फॉर्मिटीज़ आई शैल इन्जॉय लाइफ फॉर जस्ट अ वाइल मोर एंड देन गिव यू बैक योर यूथ एंड resume माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरो। अब वो अपने बेटे को बोलते हैं अगर ये तुम अपने ऊपर लोगे, इतनी जितने भी इन्फॉर्मिटीज़ है, जितना भी ये ओल्ड एज का जो बुराई है, ये तुम अपने ऊपर लो और मैं लाइफ को एंजॉय करूँ, मैं लाइफ को पूरा एंजॉय करूँगा। और जब एन्जॉयमेंट मेरा पूरा हो जाएगा कुछ समय बाद, मैं वापस तुम्हें अपने सारे सॉरोज़ वापस ले लूँगा और तुम्हें फिर से यूथ दे दूँगा। पुरु द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय फिलियल लव। अब जो यंगेस्ट सन था वो सबसे छोटा था, वो फिलियल लव से मूव हो गया। फिलियल लव मतलब एक बच्चे का प्यार अपने पेरेंट्स के प्रति, उस लव के से वो पूरा हिल गया था। और वो बोला फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज। अब वो बोलता है कि मैं ग्लैडली, बहुत खुशी से आपका जो भी
ओल्ड एज है मैं वो लूँगा और जो मेरा यूथ है मैं उसे दे दूँगा. ओके. बी हैप्पी हियरिंग दीज वर्ड्स यति बिकम अ यूथ. अब ये सुनते ही यति थे वो एक यूथ में कन्वर्ट हो गए, एक यंग मैन में कन्वर्ट हो गए. पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर रूल द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनाउन. अब जो पुरु थे वो जो एक्सेप्ट किए थे फादर का ओल्ड एज, उन्हें जो यति थे वो उन्होंने उसे रूलर बना दिया और वो बहुत ही एक ग्रेट रिनाउन पर्सन बन गए. उन्हें लोग जानने लगे, वेल नोन हो गए. Yati enjoyed life for long and not satisfied went later to the garden of Kubera and spent many years with an Apsara maiden. अब यति अपने लाइफ को पूरा एन्जॉय किए, बहुत ही लंबे समय तक एन्जॉय किए, पर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए. लेटर ऑन क्या हुआ, बाद में वो क्या किए, गार्डन ऑफ कुबेरा, वो कहाँ जाते हैं, गार्डन ऑफ कुबेरा में जाते हैं और वहाँ पे वो काफ़ी साल गुजारते हैं एक अप्सरा मैडन के साथ. एक अप्सरा के साथ वो अपनी लाइफ को बहुत सारे साल वहाँ गुजारते हैं. आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस द ट्रूथ डॉन्ड ऑन हिम रिटर्निंग टू पुरू ही सेड. अब एक लंबे समय तक एक लॉन्ग टाइम स्पेंड करने के बाद उस जगह पे उनका जो क्वेंच था, उनका जो ट्रस्ट था, ठीक है, अब पूरा नहीं हुआ. ठीक है, तो उसके बाद उन्हें एक ट्रूथ रियलाइज़ हुआ, एक ट्रूथ उनके सामने आया. ठीक है, और वो अपने बेटे के पास, जो 5th बेटा है उनके पास अपने बेटे पुरु के पास पहुँचे और वो बोलते हैं, डियर सन सेंसुअल प्लेजर इज़ नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस. अब वो बोलते हैं जो सेंसुअल प्लेजर है, ठीक है, जो सेक्सुअल प्लेजर है वो कभी भी क्वेंच नहीं होगा, वो ट्रस्ट कभी नहीं मिटेगा. किससे, इंडल्जेंस से. जब हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व करते किसी चीज़ से, उससे नहीं होगा. ठीक है, I had heard and read this but till now I had not realized it. अब वो बोले कि ये चीज़ मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था, पर अब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है. नो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ायर, कोई भी ऑब्जेक्ट डिज़ायर का, या वो कॉर्न हो, गोल्ड हो, या कैटल हो, या विमेन हो, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिज़ायर ऑफ ए मैन. कोई भी चीज़ जो डिज़ायर्स है, जो नीड्स है मैन का, वो फुलफिल नहीं कर सकता, वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है. वी कैन रीच पीस ओनली बाय अ मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स. तो पीस हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, हम लोग को शांति कैसे मिल सकती है, थ्रू मेंटल पीस. कैसे मिल सकती है, थ्रू मेंटल पीस. कोई भी चीज़ को पाने में ही हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा. हम सेटिस्फाइड कब होंगे, जब हम मेंटली पीसफुल रहेंगे. ओके, सच इज़ द स्टेट ऑफ अ ब्राह्मण. और ब्राह्मण का ही वो एक स्टेट होता है. तो ब्राह्मण को जब हम लोग देखते हैं तो वो ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं, वो बहुत ही अलग टाइप का लाइफ जीते हैं और वो पीसफुल रहते हैं. आजकल के ब्राह्मण थोड़ा अलग है, बट पहले के ज़माने के ब्राह्मण थोड़ा डिफरेंट हुआ करते थे. ओके, टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल. अब वो बोल रहे हैं अपने 5th बेटे को कि अपना जो यूथ है उसे ले लो, ठीक है, यूथ ले लो और मुझे अपना ओल्ड एज वापस कर दो, और जो रूल कर रहे थे तुम किंगडम में वो रूल करते रहो. ठीक है, अच्छे से रूल करते रहो. विद दीज वर्ड्स यति टू बैक हिज ओल्ड एज. तो ये वर्ड्स के साथ यति अपना ओल्ड एज को वापस लेते हैं. और पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ वाज मेड किंग बाय यति हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट. अब पुरु जो थे वो फिर से किंग बना दिए गए थे और यति जो थे वो रिटायरमेंट लेकर फॉरेस्ट चले गए. ही स्पेंट हिज टाइम देयर इन ऑस्टेरिटीज़ एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन. अब वो उस जंगल में वो अपना टाइम स्पेंड करते थे ऑस्टेरिटीज़ में, मेडिटेशंस वगैरह में. ठीक है, एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन. और समय के साथ उन्होंने, बहुत लंबा समय हो गया, उन्होंने हेवन को, स्वर्ग को प्राप्त किया. मीन्स उनकी डेथ हो गई. तो ये हमारा स्टोरी था, मैथोलॉजिकल स्टोरी था. बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसमें. एक तो हमें जो ओल्ड एज है उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिलता है. सेकंड, हमें एक रियल ट्रूथ मिलता है. ठीक है, कि हम लोग कभी भी पैसे के पीछे भागते हैं, अपने शौक़ के पीछे भागते हैं, पर रियल सेटिस्फेक्शन, रियल पीस हमारे मेंटल पीस से होता है. हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक हम लोग मेंटली पीसफुल नहीं होंगे. और मेंटली पीसफुल लोग मेडिटेशन के थ्रू ही हो सकता है. हम लोग कितना भी किसी चीज़ के पीछे भाग क्यों ना जाए, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. हमें सेटिस्फेक्शन ओनली मेंटल पीस से मिलेगा. अगर किसी के पास कम भी है और वो सेटिस्फाइड है, मतलब वो उसके पास मेंटल पीस है. हम लोगों ने अमीर से अमीर लोगों को देखा है जो
पैसा उनके पास बहुत कुछ है, हर चीज़ है, बट वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है। तो कोई भी चीज़ इस दुनिया का किसी भी इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं देता है अनटिल एंड अनलेस वो खुद से सेटिस्फाइड ना हो। तो ये मेन स्टोरी थी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि ये स्टोरी और भी लोगों को जो भी टीचर रिक्रूटमेंट में के लिए पार्ट लेने जा रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस सेशन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, वो डाउट मैं जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।